स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसमें हम लोग डायरेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे थे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में डायरेक्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इससे पहले मैं आपको 5 मिनट में ब्रीफ करा देता हूं कि हमने डाइजेशन में क्या देखा था। मैं पार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, डाइजेशन में, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में मैं 5 मिनट में ब्रीफ कराता हूं आपको। आप रिकॉल कीजिए, हमारा फूड जब एंटर किया था, इंजेक्शन हुआ था बक्कल कैविटी में, सलाइवा आया था सलाइवरी ग्लैंड से, उसमें मात्र एक एंजाइम था जो डाइजेशन कर सकता था, नाम था टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज। पीएच 6.8 के आसपास पर वो 30% कुक्ड स्टार्च को माल्टोज डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता था। बाकी सलावा के सारे कंपोनेंट म्यूकस वगैरह क्या करते थे, उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो मैकेनिकल डाइजेशन टीथ ने किया है, उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एडहेर करके बोलस बना देते थे। बक्कल कैविटी में से ज्यादा और कोई काम नहीं होता था, और टंग के माध्यम से हम लोग उसको स्वेलो कर जाते थे, ऑसोफेगस में आ जाता था। ऑसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं था, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं था, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं था, नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन। ऑसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ और वो फूड पार्टिकल बोलस वो कार्डियक ऑरिफिस को होते हुए आ गए स्टमक वाले रीजन में, और स्टमक रीजन में 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर करके डाइजेशन चला। यहां पर मैकेनिकल डाइजेशन भी चला, चर्निंग मूवमेंट, और केमिकल डाइजेशन भी चला बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेजरली 3 एंजाइम थे। एक था पेप्सिनोजन जिसको कन्वर्ट करता था एचसीएल पेप्सिन में, और ये पेप्सिन एक प्रकार का एंडोपेप्टाइडेज था जो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोज में तोड़ता था, मगर पीएच 1.8 के आसपास, नियरली 2 के आसपास, हाईली एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट। और इसके बाद एक एंजाइम था प्रोरेनिन, ये बच्चे में मिलता है, मैमली इन्फेंट्स में मिलता है, हमारे अंदर ये नहीं मिलता। ठीक है, ये उस बच्चे में क्या करता था, प्रोरेनिन का कोई काम नहीं है सच, एचसीएल इसको कन्वर्ट करता था रेनिन में, और ये बच्चे के अंदर मिल्क प्रोटीन जो कैसीन है उसको पैराकैसिनेट बनाकर मिल्क का कोगुलेशन कर देता था, फिर जाकर उस पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर्ली एक्ट कर पाते थे। ये प्रोरेनिन जो कन्वर्ट हुआ रेनिन में, उसका ये काम था। एक छोटा सा एंजाइम थोड़ा बहुत आता था गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक लाइपेज, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और 1% इमल्सिफाइड फैट को डायरेक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता था, और ये एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड जब मिक्स हो जाते थे गैस्ट्रिक जूस और ये बोलस जो आए थे उसके साथ डाइजेशन होने के बाद जो भी कंपोनेंट बता लिक्विड टाइप का, उसको हम लोग बोलते थे काइम, स्टमक में बन गया एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड। ये भी पार्सली डाइजेस्टेड फूड है। इतना होने के बाद ये काइम पाइलोरिक ऑरिफिस से आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सम अमाउंट ऑफ काइम आने के बाद बाइल जूस आ गया था लीवर और गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक जूस आ गया था पैनक्रियास से। कैसा आया था इसकी जिक्र हम कर चुके हैं। अब बाइल जूस में आपने देखा था कोई एंजाइम नहीं है, मतलब फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो उस काइम में मौजूद फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो थे उसका कर देता था इमल्सिफिकेशन, ताकि जो भी लाइपेज एंजाइम आएंगे पैनक्रियास के, या फिर जो भी लाइपेज एंजाइम आएंगे इंटेस्टाइन के, वो इस फैट्स को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं था बाइल जूस का, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, मगर फिर भी ये फैट डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था बाय परफॉर्मिंग इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ये काम था बाइल जूस का। मीडियम 7.8 के आसपास, मतलब कि एल्कलाइन मीडियम। ओके, और बाइल जूस का क्या काम है एब्जॉर्प्शन में, जो आज हम देखेंगे। इसके बाद उसमें और एक जूस आया था पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूस, इसका पीएच 7.8 के आसपास, और इसमें जो थे बहुत सारे एंजाइम्स थे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के नाम पर इसमें दोनों थे, एंडोपेप्टाइडेज भी और एक्सोपेप्टाइडेज भी। इसमें एंडोपेप्टाइडेज के नाम पर ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। बस एक एंजाइम आया एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और वो एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया था। और ये दोनों एंडोपेप्टाइडेज हैं, जो भी मौजूद था उसमें प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन का मेजर डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, फिर भी जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बच गया उसको वो तोड़ देते थे पेप्टोन्स और प्रोट्यूस में, बस इतना काम था। फिर बचे एक कौन, एक और एंजाइम थे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको भी ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और फिर ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो भी पेप्टोन्स और प्रोटियोज हैं
चाहे वो स्टमक से आए हो या फिर यहाँ डिओडेनम में टूटे हों, प्रोटीन टूटे हों, उन सारे पेप्टोन्स और प्रोटीन्स को तोड़ के बना देता था डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड। इतना काम था पैनक्रियाटिक जूस के एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स का और एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम्स का। इसके अलावा उसके अंदर था सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज नहीं, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सॉरी, वहां था पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज याद करिए, सलाइवरी अमाइलेज नियरली न्यूट्रल मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम करता था, मगर ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है पीएच 7.8 के आसपास। ओके, और इसका काम था स्टार्च को तोड़ देना माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में। इसके अलावा उसमें पैनक्रियाटिक लाइपेज भी थे, मगर पैनक्रियाटिक लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज की तरह फैटी एसिड को, फैट्स को डायरेक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ पाता है। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज पहले फैट को मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में तोड़ दे रहा था। इसके अलावा उसमें और एंजाइम थे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियस आपके न्यूक्लिक एसिड जो भी आपने खाया फूड कंपोनेंट में, न्यूक्लिक एसिड को तोड़कर बनाता था न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइडेज उस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता था तो हम लोग को मिल जाता था न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। इतना काम तो कौन कर देता था? आपका पैनक्रियाटिक जूस, उसमें जो भी एंजाइम्स थे। फर्दर आता था सक्कस एंटरकस से, आता था कहां से? उस जो क्रिप्स ऑफ लिवर कुंता विलाय के बीच में, उससे सक्कस एंटरकस, जिसका नाम इंटेस्टाइनल जूस है, इसका भी पीएच 7.5 के आसपास होता है, मतलब एल्कलाइन फ्लूइड होता है। इसमें जो एंजाइम्स थे वो क्या करते थे? जो पैनक्रियाटिक एंजाइम के प्रोडक्ट बचे उस पर एक्ट करते थे। जैसे कि ये डाइपेप्टाइड, इसमें एक एंजाइम होता था डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड को तोड़ देता था अमीनो एसिड में। इसमें जो एंजाइम्स होता था लाइपेज, बोले तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये उस मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फाइनली कन्वर्ट कर देता था। और इसके पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम पर 3-4 मैंने बताए थे, क्योंकि डाइसैकराइड मैंने आपको 3 बताए थे, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना था, जबकि आपने देखा था कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना था, और आपने देखा था कि एक था लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना था। सबके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे इंटेस्टाइनल जूस के पास। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इसके पास माल्टेज था, माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज में। इनके पास उसको लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज था, उसको तोड़ दिया इन्होंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इनके पास सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज था, उसी को कन्वर्टेज बोल रहे थे, उसको तोड़ दिया इन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इतने तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब बचे थे न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए इसके पास न्यूक्लियोसाइडेज था, उसको जब इन्होंने तोड़ दिया न्यूक्लियोसाइड को तो हम लोग को मिल गया था पेंटोज शुगर, बोले तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये सब बात जेनेटिक्स में करता है। और नाइट्रोजनस बेस्ड, ये जो थे ये सारा रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, कहाँ? डिओडेनम के अंदर ही। अब जो एंड प्रोडक्ट बने थे, याद कीजिए मैंने टिक लगाया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या बचा था? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन के नाम पर फैटी एसिड, लिपिड के नाम पर ग्लिसरॉल वगैरह, लास्ट में पेंटोज शुगर जो आपके न्यूक्लिक एसिड से फर्दर ब्रेकडाउन से मिला था, नाइट्रोजनस बेस। अब इनका कराना है एब्जॉर्प्शन, और बहुत सारे आयंस भी होंगे, वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे जो आपने इंजेस्ट किया था, आयंस भी हैं उनमें, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, मिनरल्स हैं, कुछ ड्रग्स जो आप लेते हैं, जरूरी नहीं है जो आप ड्रग्स सुनते हैं वही ड्रग्स है, एक टैबलेट भी ड्रग्स होता है। ड्रग्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी केमिकल जो आपके ट्रीटमेंट के काम आए। हाँ, लेकिन आप उसका मिसयूज करने लगते हैं तब फिर ड्रग्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। हम लोग ये सब बात 12th में स्टडी करेंगे, ड्रग्स का कब मिसयूज होता है और कब इसका यूज होता है। तो आप कोई भी कंपोनेंट ड्रग्स लिए उसका भी एब्जॉर्प्शन होना है, तभी तो वो ब्लड में जाएगा, तभी तो वो टारगेट सेल तक जाएगा, तो एक्ट करेगा, उसका एक्शन शो होगा। आज हमें यही पढ़ना है कि जो भी फूड कंपोनेंट फाइनली डाइजेस्ट हो गए, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, उनको मूव करके भेजना है ब्लड कैपिलरी में। मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहूंगा, अगर आप मेरा वो लेक्चर नहीं देखे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो शायद आपको एब्जॉर्प्शन रटना पड़ जाएगा। मगर जो बच्चा हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाला लेक्चर देख चुका है, आइए आपको फील कराते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता है कैसे। आप फील कीजिए, याद कीजिए, ये मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, और एलिमेंट्री कैनाल का मैं डिओडेनम वाला सेगमेंट की स्टडी कर रहा हूं, ओके। लीजिए मैं लिख देता हूं डिओडेनम वाला सेगमेंट है। फाइनली यहां पर डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा था, ओके।
अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहर वाली लेयर याद कीजिए, आप क्या बोलते थे? सबसे बाहर सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। तो सबसे अंदर म्यूकोसा में याद कीजिए ऐसे ऐसे विलाय होता था, कुछ विलाय तो होता था और क्या होता था याद कीजिए, ऐसे ऐसे विलाय होता था ना, याद आया? और हर विलाय से माइक्रो विलाय भी लगता था सरफेस एरिया बनाने के लिए ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। अब मैं बता रहा हूं यहीं पर वो सारे फूड कंपोनेंट का डायरेक्शन हुआ, यहीं पे आपको मिल रहे होंगे फैटी एसिड, अमीनो एसिड, जो भी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, आयरन, Cl- Na+, सब कुछ इस ल्यूमेन में है, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में। और डायरेक्शन कहां कंप्लीट हुआ है? डिओडेनम वाले सेगमेंट में। एलिमेंट्री कैनाल में भी कहां? डिओडेनम में। अब ये मटेरियल क्या इस ल्यूमेन में ही रहेगा? इसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हर सेल हर टिश्यूज को है, तो क्या होगा आपको बताइए कमेंट में। ये एलिमेंट्री कैनाल हर सेल के पास जाएगा, हर टिश्यू के, हर ऑर्गन के पास जाएगा, या फिर हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल इस एलिमेंट्री कैनाल के पास खुद आ जाएगा? आप बताइए कमेंट में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, फूड का एंड प्रोडक्ट जो डाइजेशन का है वो इस एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में है। तो अब ये एलिमेंट्री कैनाल हर सेल हर टिश्यू के पास जाएगा जिसको रिक्वायरमेंट है, या फिर हर वो सेल हर वो टिश्यू एलिमेंट्री कैनाल के पास आ जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप आंसर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। मेरा आंसर सुनिए, ना तो सेल आएगा एलिमेंट्री कैनाल के पास, ना ही एलिमेंट्री कैनाल जाएगा सेल के पास। बोथ आर लोकलाइज्ड ऑर्गन, बोथ आर लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए तो आया था एक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दिन में स्टार्ट करूंगा, मैं यहीं से चैप्टर ही स्टार्ट करता हूं। क्यों आया सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि हमारे बॉडी में हर पार्ट्स फिक्स्ड है। तो अब बात है कि फूड का डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में हुआ है, मगर उसका जो एंड प्रोडक्ट मिला जिससे एनर्जी मिलने वाला है हम लोग को, वो तो बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो कौन ऐसा है जो बॉडी के हर सेल तक जाता है, यहां भी आता है? तो वो है ब्लड, और ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में। लिम्फ भी है, लिम्फ बहता है लिम्फ वेसल्स में। और आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, ये सीरोसा है, ये मस्कुलरिस है, उसके बाद सबम्यूकोसा। याद कीजिए मैंने आपको सबम्यूकोसा में ब्लड कैपिलरी बताया था, बोलिए ब्लड कैपिलरी बताया था। उसमें मैंने आपको लिम्फ वेसल्स भी बताया होगा, याद कीजिए। इसमें मैंने आपको लिम्फ कैपिलरी भी बताया था, है ना, लिम्फ वेसल्स। ये लीजिए लिम्फ वेसल्स, ग्रीन वाली, रेड वाली, ब्लड कैपिलरी। और याद कीजिए वही अंदर की तरफ और इन्वेजिनेट होकर जो एक एक विलाय में एक एक लिम्फ कैपिलरी जाती थी, याद कीजिए, जिसको हम लोग लैक्टियस बोलते थे। याद आया? हर विलाय में, हर विलाय में, याद कीजिए, उसको हम लोग लैक्टियस बोलते थे और इंपॉर्टेंट नाम होता था उसका, क्वेश्चन आता रहता है पीएमटी में। और इस लैक्टियस के चारों ओर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क था, याद कीजिए। याद आ गया? इसलिए बोल रहा हूं जो हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल का मेरा वीडियो लेक्चर देखे उन्हीं को ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए ये विलाय किसका पार्ट था? सबसे अंदर वाली लेयर ना, म्यूकोसा, है ना, वो भी एपिथेलियल म्यूकोसा। और उसके बाहर जस्ट क्या है? ल्यूमेन, जहां पर वो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, मतलब फूड है। अब क्या होना है? इस फूड का होना है एब्जॉर्प्शन। तो इन फूड कंपोनेंट को, जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, उनको उठाकर डालो इस ब्लड कैपिलरी में या फिर इस लिम्फ कैपिलरी में। यही प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। हेलो, सुन रहे हैं ना? यही प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। कुछ रटना है क्या? याद कीजिए, ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना। ये जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, कहां फंसा है? ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेशन जहां कंप्लीट हुआ डिओडेनम में, वहीं पर है। हर जगह होगा, नो डाउट हर जगह होगा, यहां पर मेजर होगा क्योंकि मेजर डाइजेशन तो यहीं पर हुआ है बस। और ये पूरा वॉल भी हर जगह है ना, मैं पढ़ रहा हूं डिओडेनम में, हर जगह है ना ऐसा। बस उसको ल्यूमेन से उठाइए और जो बगल वाले ब्लड कैपिलरी या लिम्फ कैपिलरी है उसमें उठाकर डालिए। पता है स्टूडेंट, सारा फूड कंपोनेंट जितने भी आपने देखे थे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, सब ब्लड कैपिलरी में जाता है, बस 3 मटेरियल को छोड़कर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन। जिसकी बात मैं करूं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब ब्लड कैपिलरी में नहीं जाता, ये सब जाता है लिम्फ कैपिलरी में। बाकी सारे फूड कंपोनेंट जो भी यहां पर डाइजेस्ट में है, सबको उठाकर डाला जाएगा उस ब्लड कैपिलरी में। और फिर वहां से आगे क्या होगा भी मैं बता रहा हूं, लेकिन 3 को छोड़कर। 3 ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते, बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वो ब्लड में वाटर में घुल नहीं सकते, वो फैट सॉल्युबल है, तो उनको उठाकर लिम्फ कैपिलरी में डाला गया। अभी मैं बताऊंगा इनका एब्जॉर्प्शन अलग से, डिटेल बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा कैसे होता है, उसको भी रटना नहीं है आपको। चलिए अब आपको बता रहे हैं, ये जो भी फूड कंपोनेंट गए ब्लड कैपिलरी में, और फिर जो लिम्फ में भी गए, फाइनली वो लिम्फ ब्लड को ही दे देगा,
ठीक है, पहुंचाया लिम्फ में, फाइनली वो लिम्फ भी आगे जाके ब्लड कैपिलरी को ही डोनेट कर देगा, वो जो भी फूड मटेरियल लिया है एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन से। अब ये ब्लड कैपिलरी का कनेक्शन निकलेगा डायरेक्ट लीवर के पास थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम बोला मैंने? हिपैटिक पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन क्या होता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत जल्द आएगा। आप देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको पोर्टल सिस्टम बताऊंगा। पोर्टल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी एक वेन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से निकल कर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर खत्म होता है, जबकि जनरली क्या होता है कि वेन किसी ऑर्गन से निकलकर हार्ट में जाकर खुलता है, इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा में। लेकिन पोर्टल वेन वो होता है जो एक ऑर्गन से निकलकर एक ऑर्गन पर खत्म होता है। ये बात मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। तो देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन एक ऑर्गन है ना, चाहे वो कोई भी पार्ट हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वहां से निकलकर लीवर के पास गया। लीवर भी तो एक ऑर्गन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलिएगा सर तो वो सारे फूड कंपोनेंट जो है से एब्जॉर्ब हुए होंगे एलिमेंट्री कैनाल से, वो भी पहुंच गए होंगे लीवर के पास। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लीवर के पास पहुंच गए वो। अब आप बोलिएगा सर क्यों, मकसद क्या था, ऐसे बौखने के लिए पहुंच गए वहां, टाइम पास नहीं। कल मैं बताऊंगा आपको, लीवर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा लीवर का जो मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन, और भी बहुत सारे काम कल हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लाइपोलाइसिस वगैरह सब कुछ हम कल देखेंगे, डिटेल देखेंगे लीवर के फंक्शन को। तो उसके लिए पहले फूड कंपोनेंट लीवर के पास पहुंचे तो कौन लेकर जाएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि वो फूड कंपोनेंट निकलेगा कहां से? इंटेस्टाइन से, मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से वो सारा पार्ट लेकर ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए लीवर के पास पहुंच जाएगा। फिर वहां से जो ब्लड निकलेगा लीवर को होते हुए, कल बात करेंगे कैसे निकलेगा, फिर वो सारे फूड हर सेल्स को, हर टिश्यूज को, हर ऑर्गन को दे दिए जाएंगे जिसको जिसको जितना नीड है। ये चीज होता है स्टूडेंट। अब सवाल आता है कि सर इस एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन से इस ब्लड कैपिलरी या लिम्फ कैपिलरी में क्या ये मटेरियल अपने आप चले जाएगा? नहीं स्टूडेंट, सिस्टम है। आप सुने होंगे कि जब कोई भी मॉलिक्यूल मूव करती है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मूव करे, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट। और अगर ऐसा है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगेगा और यहां पर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फूड खाए होंगे तो जब उसका डाइजेशन होगा उसका एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस ल्यूमेन में ज्यादा पड़ जाएगा एज कंपेयर विद ब्लड फ्लोइंग इन ब्लड कैपिलरी और लिम्फ फ्लोइंग इन लैक्टियल्स। ऑब्वियसली बात है कि वो अपने आप मूव करके सिंपल डिफ्यूजन से चला जाएगा इस ब्लड के अंदर। लेकिन आपने सुना होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। एक वो मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली चला गया हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेकिन एक वो मॉलिक्यूल्स जो जाएगा हाई टू लो, एनर्जी भी खर्चा नहीं करवाएगा, मगर उसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए, दैट इज नॉन एज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए। ये सब बात मैं सेल डिवीजन में सेल मेम्ब्रेन में बात करता हूं, वहां पर आप देखिएगा। तो इसका मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हाई टू लो विदाउट एनी सपोर्ट चली गई, बिना एनर्जी के खर्चे के। जबकि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हाई टू लो गई है, बिना एनर्जी के खर्चे के गई है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अब पीएमटी वाला आपसे सवाल पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन से जाता है और कौन सा मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेड डिफ्यूजन से आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया, आपको याद रखना है कुछ अमीनो एसिड, ज्यादातर नहीं, कुछ को आप जानते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। आप देखिएगा बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर हमारा। कुछ अमीनो एसिड, कुछ फ्यू अमीनो एसिड्स, फ्यू सुगर्स लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत होता है हमारे बॉडी में, कुछ ग्लूकोज, सम अमाउंट ग्लूकोज एंड क्लोराइड आयन, Cl- आयन आर एब्सॉर्ब बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये पूछता रहता है पीएमटी, एनसीईआरटी का डाटा है ये सिंपल डिफ्यूजन से कौन कौन? कुछ अमीनो एसिड, मोस्टली नहीं कुछ, और कुछ शुगर, ग्लूकोज के सम अमाउंट एंड Cl- कैसे? सिंपल डिफ्यूजन, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। सुनिएगा, अगर कुछ नहीं बोले, सिंपल या फैसिलिटेड, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल दे, तो आपको क्या आंसर क्लिक करना है? सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि हमारे बॉडी में ज्यादातर जगह पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो अगर कुछ नहीं बोले तो आंसर सिंपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। ये तो हुआ ये तीन मॉलिक्यूल्स, कुछ अमीनो एसिड, कुछ शुगर, ग्लूकोज का कुछ अमाउंट एंड क्लोराइड आयन। इसके अलावा और कुछ दूसरे अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज के थोड़े बहुत और अमाउंट और फ्रक्टोज भी शुगर है, ये सब
फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें जो फ्रक्टोज है ना, ये पीएमटी बार बार स्ट्राइक करता है, ये बार बार वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए ना, सिंपल है, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। तो ये तीनों कैसे हो गए, कुछ अमीनो एसिड फ्रक्टोज और कुछ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सम अमाउंट, कैसे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ले हटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म, ये चले गए यहां से यहां। अब बचते हैं सर वाटर का कैसे होगा, वाटर भी तो हम लोग यहाँ पे वाटर भी तो होगा ना। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वाटर के लिए एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन चलता है, सिंपल डिफ्यूजन का एक स्पेशल कैटेगरी, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक और स्पेशल कैटेगरी। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, नाम है ऑस्मोसिस। आप ये सब चीज अगर आपको जानना हो तो जिस दिन हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर, तो आप देखिएगा, वहां पर हम जिक्र करेंगे कि ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल जिक्र करेंगे। और उसमें चाहिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं ना, ऑस्मोसिस में हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर हाई टू लो मूव करेगा, तो अगर यहां पर वाटर हाई हो गया, ऑब्वियसली बात है पानी पिए तो वाटर हाई होगा ल्यूमेन में, तो ऑस्मोसिस के माध्यम से वो सारा वाटर कहां चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। तो वाटर के बारे में मैंने अलग से लिख दिया, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब बचे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मोस्टली अमीनो एसिड, मैंने क्या बोला, कुछ अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन, कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मोस्टली अमीनो एसिड और ग्लूकोज का मैक्सिमम अमाउंट, मैंने कुछ अमाउंट कैसे बोला, सिंपल ग्लूकोज का, और कुछ अमाउंट कैसे, फैसिलिटेटेड ग्लूकोज का मोस्टली अमाउंट, और फिर कुछ आयंस पॉजिटिव वाले लाइक Na+, K+, कैल्शियम +2, Na+, K+, कैल्शियम +2, दिस ऑल आर एब्जॉर्ब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पीएमटी का पॉपुलर सवाल है कि सिंपल डिफ्यूजन से कौन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कौन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कौन, ऑस्मोसिस से कौन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए बोर्ड पर लिखा है, कुछ अमीनो एसिड और कुछ शुगर, ग्लूकोज के कुछ अमाउंट और Cl- आयन सिंपल डिफ्यूजन से, जबकि कुछ अमीनो एसिड और कुछ फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कुछ अमाउंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है। वाटर कैसे, ऑस्मोसिस से, और मोस्टली अमीनो एसिड और ग्लूकोज और Na+, K+, कैल्शियम +2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। आप बोलिएगा सर कुछ अमीनो एसिड आप बात कर रहे हैं और मोस्टली अमीनो एसिड बात कर रहे हैं, नाम बताइए, नहीं पूछेगा। इतनी हार्ड क्वेश्चन आपसे वो कभी नहीं पूछेगा नहीं टेबल पर, कि 20 में से कौन सा अमीनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब होता है, नहीं है सिलेबस में। तो बस आप इतना याद रखिए कि मोस्टली अमीनो एसिड कैसे, एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अमीनो एसिड, तो मोस्टली अमीनो एसिड एक्टिव। फ्रक्टोज कैसे, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन से मोस्टली तो सवाल इसी से बन जाता है, VBI लगा लीजिए आप इसमें। अब वो सवाल पूछता है आपसे, अच्छा ये सब कहां होता है, ये सारे जो मटेरियल मैंने बताए, सारे मटेरियल ब्लड में, मेथड अलग अलग होगा, मगर 3 मटेरियल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन ए डी के, मतलब फैट सोल्युबल विटामिन, नॉट ब्लड में, लिम्फ कैपिलरी, लैक्टियस में, लिम्फ में, मेथड अलग अलग होगा। बस अपना अपना देख लीजिए, आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जो अलग से नहीं बताया सब आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन में। बाकी एनसीईआरटी डाटा के बारे में बात किया, आप भी इतना ही जानिए, ठीक है। अब जो वो सवाल पूछता है, एनसीईआरटी ने भी एक डाटा दिया है, मैंने उस डाटा को सिंप्लीफाई कर दिया है। ये जो मैं टेबल बनाऊं, नो डाउट ये एनसीईआरटी का ही टेबल है, मगर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल के किस सेगमेंट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, वो तो मैंने ये बता दिया, ये मेथड है। अब किस सेगमेंट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है ये पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में दिया। आइए मैं भी आपको बताता हूं। फूड कंपोनेंट आपने इंजेस्ट किया बक्कल कैविटी में, माउथ के थ्रू, नो डाउट। उस फूड में यदि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, जैसे टोबैको, आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, तो टोबैको में होता क्या है, निकोटीन होता है, ये होता है ना। तो इनका एब्जॉर्प्शन इस बक्कल कैविटी में हो जाता है, टंग के लोअर पार्ट से। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बक्कल कैविटी के वॉल से, बहुत सारे तो चिक्स के वॉल से, मतलब जो भी यहां पे म्यूकोसल एपिथेलियम होगा, म्यूकोसा का अंदर वाला एपिथेलियम, बक्कल कैविटी में कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ वाटर भी, वाटर मॉलिक्यूल तो हर जगह मोस्टली जगह एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बक्कल कैविटी में अगर हम बात करें माउथ में, तो माउथ में अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वहां वाटर और कुछ ड्रग्स। चलिए आगे आइए नीचे, ऑसोफेगस, याद कीजिए, नो एब्जॉर्प्शन, सॉरी नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन, वहां कोई फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, पेरिस्टाल्टिस होगा, और नीचे वो मूव करके स्टमक में आ जाएगा। चलिए अब स्टमक में बात करते हैं। सिंपल शुगर, देखिए सिंपल शुगर हम किसके बात कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड, नॉट पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, उसका एब्जॉर्प्शन होता भी नहीं है। और सिंपल शुगर में हम बात कर रहे हैं ग्लूकोन डी,
आप जो मार्केट से खरीदते हैं वो ग्लूकोज नहीं होता, वो ग्लूकोन डी होता है। जब आप ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक कीजिएगा तो ग्लूकोन डी बनता है। सब बात आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बताते होंगे। तो ये सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोन डी, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। वाटर यहाँ भी होगा, मिनरल्स यहाँ भी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जो स्टमक में ही आकर एब्जॉर्ब होते हैं, आपने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, वो एस्प्रिन आकर स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। और आप लोग जो डेली लेते हैं, पता है ना, 8 बजे के बाद, है ना, हाँ समझ गए, है ना, वो आपके स्टमक में आकर एब्जॉर्ब होता है। देख लीजिए भाई साहब जो डेली ले रहे हैं, या स्टमक में। अब सुनिए, आप बोलेगा सर कई बार हम लोग सुने हैं कि ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन लेने से आदमी मोटा हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता है क्या ना, अल्कोहल के ब्रेकडाउन से फैट्स भी बनता है, जैसा बात हम कल लीवर में करेंगे। और वो फैट कभी कभी डिपोजिट होने लगता है वो ओमेंटम में, तो बस थोड़ा बहुत पेट बाहर आ जाता है। तो लोग ऐसा परसेप्शन बना लिए हैं कि दारू पीने से मोटा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फैट मिलता है, हाँ लिमिट अमाउंट में आप ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये नहीं कि हम बोल देते आप लेना स्टार्ट कर दें। ये अल्कोहल, इसके बारे में जो सवाल आ सकता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन स्टमक, आगे नहीं जाएगा, कंप्लीटली स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी कुछ ड्रग्स तो आगे भी चले जाते हैं, आगे भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कॉलन तक भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टमक में हो गया क्या, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोन डी, वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया। और कुछ ड्रग्स, स्पेसिफिक ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, वो सर दर्द में आप लोग यूज करते होंगे, नाम सुने होंगे, उसका स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आप बोलेगा सर टैबलेट लिए सर दर्द के लिए, एब्जॉर्ब हो रहा है पेट में, तो सर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? अरे भोंट, एक बात बताओ, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा तो वो ब्लड कैपिलरी के माध्यम से आपके जो ब्रेन टिश्यू है, जहाँ पर आपका पेन हो रहा है, वहाँ पे तो पहुँचेगा ना। तो फिर ऐसे क्यों सोच रहे हो कि स्टमक में एब्जॉर्ब होगा तो पेट दर्द होना ठीक होना चाहिए, सर दर्द क्यों ठीक हो रहा है? जो भी मटेरियल जहाँ अब तो अब फिर बोलिएगा सर घुटने दर्द का हम दवाई खा रहे हैं और वह बक्कल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, छोड़िए ना, आप तंबाकू का ले लीजिए। अब सर हम तंबाकू खा रहे हैं, एनर्जी पूरी बॉडी को मिल रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो माउथ में होता है, तो माउथ ना बोलना चाहिए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एब्जॉर्ब हुआ निकोटीन अगर बक्कल कैविटी में, तो वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो आपके पूरे बॉडी के एक्टिविटी को इनहांस कर देगा, बस यही है मेथड। तो कोई भी ड्रग्स या कोई भी केमिकल अगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, तो बॉडी का हर पार्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लड तो हर पार्ट तक पहुंच रहा है ना। ये स्टमक में हो गया। चलिए आगे आइए, डिओडेनम। डिओडेनम में देखिए एब्जॉर्प्शन का बहुत कम काम होता है, यहां पर मेजरली क्या होता है, डाइजेशन। और सवाल भी था, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन डिओडेनम, डी फॉर डाइजेशन, डी फॉर डिओडेनम। डाइजेशन कंप्लीट कहां हो गया, डाइजेशन में। सब ट्रिक आप अपने से नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि नोटबुक में आपको लिखा हुआ मिले, ठीक है। डी फॉर डाइजेशन, डी फॉर डिओडेनम, डाइजेशन डिओडेनम में कंप्लीट हो गया। यहां पर एब्जॉर्प्शन के नाम पे 2 कटायन, एक कैल्शियम +2 जो दूध में होता है मोस्टली, है ना, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, मोस्टली दूध में होता है, और आयरन +2। याद कीजिए हम आपको क्या बताया था, हमारे फूड कंपोनेंट में मेनली आयरन +3 के फॉर्म में होता है। कौन कन्वर्ट करता था उसको आयरन +2 में? HCl का एक फंक्शन बताए थे कि HCl आयरन +3 को +2 में कन्वर्ट करता है। फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, डिओडेनम। तो डिओडेनम में कौन कौन एब्जॉर्ब होगा, आयरन +2 और कैल्शियम +2। अब आगे आइए जेजुनम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में ही होना है। डिओडेनम जस्ट कंप्लीट हुआ, डिओडेनम में जस्ट कंप्लीट हुआ डाइजेशन, बस आगे आने वाला है जेजुनम। मेजर चीज तो यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा जेजुनम। और न्यूट्रिएंट का तो मेजर कंपोनेंट देखिए, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक नाम दे दिया ग्लूकोन डी तो आंसर मरेगा स्टमक, और कोई अलग से नाम दे दिया तो स्टमक, लेकिन जिसका मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, आंसर जेजुनम, क्योंकि मेजर एब्जॉर्प्शन कहां होता है, जेजुनम में, इसलिए जेजुनम कहलाता है प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। फूड का जो मेजर कंपोनेंट है, नॉट ड्रग्स, फूड का जो मेजर कंपोनेंट है उसका एब्जॉर्प्शन कहां होने वाला है, आपके जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये जेजुनम बचा इलियम। हाँ याद कीजिए, आपको जो बताए थे बाइल सॉल्ट्स, याद है, NaCl, NaSCO3, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, ये बाइल सॉल्ट्स, फैटी एसिड और विटामिन B12, याद आया, विटामिन B12 बताए थे ना, कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर्स का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और बोले थे इलियम में कराता है। देखिए आ गया इलियम। इलियम में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इलियम में एब्जॉर्ब होके ये फिर फर्दर कहां चले जाते हैं, लिम्फ कैपिलरी में, क्योंकि इलियम वाले रीजन में ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते। कौन, फैटी एसिड, ये सब फैटी एसिड स्पेसिफिकली, विटामिन A D E के, ये सब कहां जाते हैं, ब्लड लिम्फ कैपिलरी में। तो इसमें जो फैटी एसिड है
और ये बाइल सॉल्ट्स जो है, ये बाइल सॉल्ट्स भी ब्लड में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है, लिम्फ में, बाकी वो तो चला जाएगा ब्लड में। तो याद रखिएगा कि किस सेगमेंट में होता है ये पूछा है, तो आंसर विल बी इलियम। और इलियम में ब्लड कैपिलरी में या लिम्फ कैपिलरी में, तो इन दोनों के बारे में आप क्या बोलिएगा, लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल्स में। ओके, अब आइए नीचे कॉलन देखिए। अब क्या होता है, इलियम के अंदर जितना एब्जॉर्प्शन होना था हो गया। अब वो मटेरियल पर डे, अगर हम बात क्या लास्ट सेगमेंट खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया। देखिए मैंने लिखा है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर स्मॉल इंटेस्टाइन, इवन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ ना। जैसे किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन ना। तो अगर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बोले तो भी आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बोले तो भी आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्पेसिफिकली जेजुनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन जेजुनम। क्लियर है। अब पर डे अप्रोक्सीमेटली 1500 ml काइम, अभी वो काइम ही है, 1500 ml काइम कहाँ आता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बताइए इलियम के बाद क्या आने वाला है, सीकम, वहां पर ऑरिफिस होगा इलियोसिकल ऑरिफिस, लेकिन नहीं आ सकता, वहां पे एक वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व। ये इस बात को रेगुलेट करता है कि वो अब क्योंकि अब जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे क्या बनने वाले हैं, फिशेस बनने वाले हैं, वेस्ट मटेरियल बनने वाले हैं, वेस्ट मटेरियल का बैक फ्लो नहीं हो जाए, इस बात को वहां रेगुलेट करेगा आपका इलियोसिकल वॉल्व। अब वो सारा मटेरियल कहां पहुंचा, आपके सीकम में। सीकम में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला, आपको पता है वहां पे स्लो डाइजेशन भले ही हो जाएगा, और वहां पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब वो मटेरियल कहां जाएगा, कॉलन में। याद कीजिए कॉलन में हॉस्ट्रा, याद आया, टीनिया कोलाय बनाया था हॉस्ट्रा, वो उसमें से और जो भी वाटर बचा हुआ है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कुछ ड्रग्स अभी भी है बचा हुआ उसमें तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ मिनरल्स अभी भी एब्जॉर्ब कर लेगा, Na+, K+ वगैरह, वाटर कंपोनेंट, ये सब जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा कॉलन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर, मिनरल्स लाइक Na+, K+, और कुछ विटामिन भी अगर बचे हों उसमें तो, और कुछ ड्रग्स भी। अब क्या होगा, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो कहां पहुंचेगा, रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होगा, अब मटेरियल लगभग सॉलिड बन चुका है, अब बनेगा कोहेरेंट फिशेस। देखिए कोहेरेंट फिशेस का मतलब क्या, अब जो भी वेस्ट मटेरियल बचे, किसको बोलेगा वेस्ट मटेरियल, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे वो यहां पहुंच गए, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वही ना पहुंचे रेक्टम में, क्योंकि लास्टली कॉलन में एब्जॉर्प्शन होना था, हो नहीं पाए, रेक्टम तक पहुंच गए। अब वो सारे वेस्ट मटेरियल एक साथ सॉलिडिफाई हो जाएंगे, उसी को आप बोलेंगे कोहेरेंट फिशेस, वही है आपका वेस्ट मटेरियल जिसको आप फीकल मैटर बोलते हैं। अब इसका क्या होगा, रिमूवल। तो अभी हम देखेंगे इजेशन कैसे होता है। ये क्या हुआ आपका, एब्जॉर्प्शन किस सेगमेंट में क्या एब्जॉर्ब हुआ, आपको ये टेबल एक्सक्लूसिवली याद रखना है, एनसीईआरटी का टेबल है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, माउथ में कुछ नहीं ज्यादा, कुछ ड्रग्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। ऑसोफेगस में आप पहले से जान रहे हैं, नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन। स्टमक में आए सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोन डी, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन यहां पर भी होगा, कुछ ड्रग्स लाइक एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अल्कोहल का तो यहां पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके बाद आइए डिओडेनम में, बस दो चीज, क्योंकि यहां मेजरली डाइजेशन हो रहा है। डिओडेनम में आयरन +2 कैल्शियम +2 आयन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और उसके नीचे आए जेजुनम में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इलियम में आइए बाइल सॉल्ट और फैटी एसिड और विटामिन B12, ये इलियम वाले सेगमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सीकम में कुछ होगा नहीं एब्जॉर्प्शन का काम, बचे कॉलन। कॉलन में जो भी वाटर बचे हैं, मिनरल्स Na+, K+ बचे हैं, विटामिन बचे हैं, कुछ ड्रग्स बचे हैं, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन यहां पर कंप्लीट। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी कहां पर, जेजुनम में। ये अपना एब्जॉर्प्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। बस एक चीज बच गया इसमें कि फैट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कुछ अलग तरीके से होता है। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं अलग से एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फैट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे डिफरेंट है, और आपको रटना नहीं पड़ेगा, उस डायग्राम से वो पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। आज फिर अपना ये एब्जॉर्प्शन पार्ट कंप्लीट होगा, फिर हम लोग लास्ट में 2 प्रोसेस और है वो भी देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लीवर। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग फैट्स का ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो बताते हैं डायग्राम से। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, वैसे पीडीएफ तो जाएगा ही। यस स्टूडेंट,
इतना बात हमने कर लिया कि फूड का कौन सा कंपोनेंट कहाँ डाइजेस्ट होगा, लेकिन हम लोग को अब स्पेसिफिकली बात करना है कि लिपिड का जो कंपोनेंट होगा, जो भी उससे ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है आपको पता है ना, लिपिड के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है और एनसीईआरटी ने इसको 4-5 लाइन में एक्सप्लेन किया है। मैं उन 4-5 लाइन को एक डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि सिर्फ मैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा। मैं कुछ विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, लाइक विटामिन ए, डी, ई, के, इन सब का एब्जॉर्प्शन भी लिम्फ में होता है, ब्लड में नहीं होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। लेकिन जो बच्चा हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, शायद उसको ये टॉपिक रटना पड़ जाएगा, जैसे अदर टीचर रटा देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद कीजिए, जिस दिन मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था तो कुछ ऐसा ही डायग्राम मैंने आपको समझाया था, और उस समय मैंने सिर्फ एक ही डायग्राम ऐसा बनाया था क्योंकि एक ही लेयर मैंने समझाया था, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आज मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दोनों साइड के वॉल के डायग्राम बनाकर समझाया, और उसमें बता रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड कैसे होगा। याद कीजिए, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया था सबसे बाहर वाली लेयर कौन होती है, सीरोसा। तो देखिए दोनों साइड ये ब्लैक वाली लेयर कौन है, सीरोसा, और उसके अंदर ये ब्लू वाली जो पतली से लेयर दिख रही है ये कौन है, मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस के अंदर याद कीजिए सब म्यूकोसा लेयर होता था, और उसी में होता था ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, उसी में नर्व फाइबर्स भी होता था, लिम्फ कैपिलरी भी होता था, और उसके अंदर आते तो आपको मिलता था सबसे अंदर की लेयर म्यूकोसा। और म्यूकोसा 3 लेयर में थी, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर थी म्यूकोसल एपिथेलियम, और उसी में होता था विला एंड माइक्रोविला स्मॉल इंटेस्टाइन वाली सेगमेंट में। याद कीजिए, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन वाला सेगमेंट में ये बात बताया था। तो आज मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पर्टिकुलरली इलियम वाले रीजन का डायग्राम बनाकर कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये इलियम वाले सेगमेंट का मैं कट सेक्शन वाला डायग्राम आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये आपका सीरोसा, मस्कुलरिस, समिकोसा, उसमें ग्रीन वाले लिम्फ कैपिलरी, रेड वाली ब्लड कैपिलरी, और ये अंदर में ये क्या है, एपिथेलियम, म्यूकोसा, और ये मॉडिफिकेशन विला है। और याद कीजिए, मैंने बताया था जो सब म्यूकोसा में लिम्फ कैपिलरी है उसका एक एक ब्रांच आ जाता है, एक एक यूनिट हर विलाय में, जिसको हम लोग लैक्टियस बोलते थे, और उसके चारों ओर ब्लड कैपिलरी रैप कर जाती है, जिसको हम लोग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी बोल रहे थे। और याद कीजिए, मैंने बताया था जो विलाय के सेल्स होते हैं उसको हम लोग एंटेरोसाइट सेल बोलते हैं, और एंटेरोसाइट सेल के अंदर क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होगा, अब सुनिए। ये ल्यूमेन है किसका, इलियम का। एलिमेंट्री कैनाल में किस सेगमेंट का मैं बात कर रहा हूं, इलियम का। ये ल्यूमेन है। चलिए, अब जो भी बाइल जूस आया था कहां पे, डिओडेनम में, उसमें बाइल सॉल्ट था। याद कीजिए, मैंने बताया था बाइल सॉल्ट में कौन कौन, NaCl, NaCO3, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, ये सारे सॉल्ट्स अब डिओडेनम से कहां आ गए, इलियम वाले रीजन में। मूव करके इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से मूव करके आ जाएंगे। ओके, और फैट का जो ब्रेकडाउन हुआ फाइनली कहां पर, उसी डिओडेनम वाले सेगमेंट में। तो क्या बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वो भी मूव करके आ गए इलियम में, और उसी में विटामिन भी होगा, विटामिन ए, डी, के, वो भी मूव करके आ गए इलियम में। मतलब ये सारे मटेरियल, बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन ए, डी, के, सबका है ल्यूमेन ऑफ इलियम रीजन। अब यहां पर क्या होगा, ये बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और विटामिन ए, डी, के, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, ये सब बाइल सॉल्ट के साथ इनकॉर्पोरेट मतलब जुड़ जाएंगे, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसका नाम आप बोलिएगा मिसिल्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछेगा पीएमटी कि मिसिल्स का फॉर्मेशन कहां हुआ। आप देख लीजिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये ल्यूमेन में ही हो गया है, ल्यूमेन ऑफ इलियम में, यहीं पर ये जुड़ गए और मिसिल्स बनकर तैयार है। तो कोई पूछा व्हाट इज मिसिल्स, तो आप बोलिएगा द कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ बाइल सॉल्ट्स विथ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये मिसिल्स है। अब मिसिल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, पहले वो मूव करके कहां गया, एब्जॉर्ब हुआ किसके अंदर, नॉट ब्लड कैपिलरी, नॉट लिम्फ कैपिलरी, मिसिल्स एब्जॉर्ब होके गया सेल्स ऑफ विलाय, दैट इज एंटेरोसाइट सेल। और अब वहां पर मिसिल्स के चारों ओर एक प्रोटीन की कोटिंग की गई, हर मिसिल्स के चारों ओर, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बना उसको हमने बोला काइलोमाइक्रोन। देखिए मिसिल्स मूव करके यहां आया, मूव इनटू सेल्स ऑफ विलाय। ये देखिए रेड वाला क्या था आपका,
मिसिल्स, और उसके चारों ओर ब्लैक कोटिंग हो गई प्रोटीन की, और फाइनल स्ट्रक्चर को हमने बोला काइलोमाइक्रोन। नेक्स्ट सवाल कि व्हाट इज काइलोमाइक्रोन, तो आप बोलिएगा प्रोटीन कोटेड स्मॉल फैट ड्रॉपलेट इज नॉन एज काइलोमाइक्रोन। नेक्स्ट सवाल कि काइलोमाइक्रोन बनता कहां है, तो ये बनता है विलाय के सेल्स के अंदर, नॉट लिम्फ का बलरी एंड नॉट लुमेन ऑफ इलियम। कहां बना ये, विलाय के सेल्स के अंदर। अब ये काइलोमाइक्रोन मूव करके कहां चला गया, लैक्टियल्स के लिम्फ में, और लैक्टियल्स में फाइनली पहुंच गया आपका जो फैटी एसिड था ग्लिसरॉल और विटामिन ए डी के और बाइल सॉल्ट। अब ये लिम्फ मूव करके आगे चल के डोनेट कर देगा ये सब कुछ ब्लड को। कैसे, ये सब बात हम सर्कुलेटर सिस्टम में करेंगे। फाइनली लिम्फ का कनेक्शन ब्लड से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो मटेरियल को जहां जाना है वो तो चले जाएंगे। तो फैट का एब्जॉर्प्शन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए मैंने कुछ भी रटाया आपको नहीं ना, सिंपली क्या है, बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और विटामिन ए डी ई के, ये सब एब्जॉर्ब होकर मिसिल्स बनाए, और मिसिल्स गया सेल्स ऑफ विलाय के अंदर, प्रोटीन की कोटिंग हुई, काइलोमाइक्रोन बना, और काइलोमाइक्रोन मूव करके गया लैक्टियस के अंदर। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, फैट का एब्जॉर्प्शन खत्म। यहां पर हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला सेगमेंट खत्म हुआ। याद कीजिए हमने आपको फूड अपटेकिंग के 5 स्टेप बताए थे। स्टार्टिंग में हमने इंजेक्शन देख लिया था, सिंपल 2 लाइन का था, फूड मटेरियल को अंदर में लेना, बक्कल कैविटी में इंजेक्शन। फिर डाइजेशन हमने कंप्लीट देखा, 7-8 लेक्चर लग गए उसमें डिटेल में, और आज हमने एब्जॉर्प्शन भी देख लिया। अब जो फूड कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड में आ गए, या फिर जो लिम्फ में आए वो भी फाइनली ब्लड में पहुंच गए, तो वो सब ब्लड में मूव कर रहे हैं। मगर चाहिए तो हर सेल्स को ना, क्योंकि सेल उससे एनर्जी लेगा उस फूड कंपोनेंट से जो एब्जॉर्ब होकर आया। तो क्या हर सेल ब्लड के पास घूम घूम के आएगा, नहीं, सेल अपनी जगह रहे जहां है, ब्लड उस सेल के पास पहुंच रही है, और ब्लड ये फूड कंपोनेंट हर उस सेल, हर उस टिश्यू, हर उस ऑर्गेन को दे देगी जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। यही प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट्स असिमिलेशन ऑफ फूड। देखिए मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड कंपोनेंट डाइजेस्टेड हुए थे, लास्टली कंपोनेंट जो थे, टू द एवरी सेल्स या टिश्यू या ऑर्गेन फ्रॉम ब्लड से जो भी डोनेट किए गए हर सेल्स, हर टिश्यू और ऑर्गेन को, इज नॉन एज असिमिलेशन। यही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, असिमिलेशन। अब बताइए सेल क्या करेगा, उससे एनर्जी लेगा, ब्रेक डाउन करेगा उससे। तो ये सब पार्ट अब अलग चैप्टर में चला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि किसका ब्रेक डाउन कैसे होता है। ओके, अब बताइए आपने जितना फूड कंपोनेंट खाया क्या सबका डाइजेशन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, और फाइनली वो कहां पहुंचेंगे, रेक्टम के पास, क्योंकि कॉलन तक जितना एब्जॉर्प्शन होना था लास्टली वहां एब्जॉर्प्शन हो गया था। अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वो सारे मटेरियल रेक्टम के पास पहुंचे, और वहां क्या हुआ, वो सारे मटेरियल पहले सॉलिडिफाई हो गए, वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया, और सॉलिडिफाई होने के साथ एक साथ चिपक गए। अब आप बोलेंगे चिपकेंगे कैसे, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले सेगमेंट ने, कॉलन वगैरह ने क्या किया, म्यूकस सक्रीट कर दिया, उसके पास भी म्यूकोसल एपिथेलियम था, म्यूकस सक्रीट कर दिया, और म्यूकस ने क्या किया, उस सारे वेस्ट मटेरियल को अडेयर करके बना दिया कोहेरेंट फीसेस। अब आप बोलेगा सर ये क्या होता है, तो पहले समझिए फीसेस क्या होता है। जो भी फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं हो पाया और एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वही क्या है, फीसेस, वही क्या है, फीकल मैटर, वही क्या है, एक्सक्रीटा, वही है डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए मैंने लिखा है अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट विच इज नॉट एब्जॉर्ब इज नॉन एज फीसेस या फीकल मैटर। अब इसको म्यूकस ने क्या कर दिया, एडहेयर कराकर बना दिया कोहेरेंट फीसेस, मतलब सारा वेस्ट मटेरियल एक साथ चिपक गया। ओके, और जैसे ही सब काम कहां हुआ, रेक्टम के अंदर। तो समझिए रेक्टम था, देखिए ऐसा कुछ रेक्टम था ना, तो जैसे ही फीकल मैटर वहां पर कोहेरेंट होकर कोहेरेंट फीकल मैटर बना, तो उस रेक्टम के वॉल को स्टिमुलेशन मिला उसके टचिंग से, ठीक, और रेक्टम के वॉल से नर्व का सप्लाई गया ब्रेन को, तो ब्रेन को स्टिमुलस मिला कि अब रेक्टम में एक्सक्रीटा स्टोर हो चुका है। यह भी सवाल आता है, स्टोरेज हाउस ऑफ एक्सक्रीटा इज रेक्टम। तो वहां से मैसेज गया उसको ब्रेन को, तो ब्रेन से 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा किसको, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो एनल कैनाल में था, और सीएनएस ने मैसेज भेजा किसको, उसको एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को। तो फाइनली दोनों ओपन होगा, तो ये एक्सक्रीटा रिमूव हो जाएंगे। यही जो एक्सक्रीटा के रिमूवल की प्रोसेस है, यही कहलाती है इजेशन ऑफ फूड,
या डेफिकेशन। देखिए मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ फीसेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द एनस, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, इज नॉन एज इजेशन और डेफिकेशन। अब आप बोलिएगा कि सर ये प्रोसेस कैसा है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? तो मेरा जवाब है कि देखिए आपका एनल स्फिंक्टर जो इंटरनल वाला था उसको खुलवाता है आपका एनस, तो वो तो हो गया इनवॉलंटरी, और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर था उसको खुलवाया आपका सीएनएस, तो वो तो हो गया वॉलंटरी। तो आप बोलेगा सर डेफिकेशन कैसा प्रोसेस हुआ, वॉलंटरी इनवॉलंटरी? तो एनसीईआरटी ने वॉलंटरी दिया और कुछ गलत नहीं लिखा है। एक बात बताइए, एनसीईआरटी ने कब ऐसा लिखा कि इनवॉलंटरी नहीं है? हाँ, मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर वॉलंटरी रेगुलेशन का है। आप एक कंट्रोल तक, एक लिमिट तक आप फिकल मेटल को स्टोर करेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं रिमूव करना चाह रहे हैं तो बाय प्रेशर वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। फिर आप जगह खोजिए या नहीं खोजिए, वो रिमूव होना ही है। अब सुनिएगा रिमूव कैसे होता है। रेक्टम में होगा कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम कॉन्ट्रैक्शन, बॉल मूवमेंट, सेगमेंटल मूवमेंट। सेगमेंट में ऐसे ऐसे रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा फेकल मैटर नीचे आएगा, और नीचे पूरा एनल कैनाल में होगा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरा एनल कैनाल ऐसे ऐसे मूवमेंट करके एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा, और ऐसे क्या होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकल जाएंगे, डेफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में आपका जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकल जाएगा। मुबारक हो जी, आपका डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म होता है। अब आप सोच रहे हैं हमारा चैप्टर यहां समाप्त हो गया, तो नहीं, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट एक एक्सेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये ऐसा ग्लैंड है, नाम है उसका लीवर, ऐसा ग्लैंड है जो हर चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम लोग लीवर को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी चीज में रटाऊंगा नहीं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज वो लेक्चर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मैं डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक फंक्शन पर मैं जिक्र करूंगा कि लीवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद एक लेक्चर डाइजेशन का और मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सुनिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है, और ये बात फैक्ट है कि हमारे अंदर जो भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो रहा है हमेशा नहीं होता, और रेगुलेशन होता है उसका। देखिए हम जब अच्छे फूड कंपोनेंट को देखेंगे, मतलब साइट या उसका अच्छा स्मेल आएगा हमारे अंदर, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम से वो हार्मोन रिलीज करवा देगा, डाइजेस्टिव हार्मोन्स, जिसका नाम एनसीईआरटी ने नहीं बोला, सिर्फ उसका एक सिंपल सोर्स बता दिया, क्या, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वहां से आता है सिक्रीट होके। और वो हार्मोन जब आएगा तब वो पर्टिकुलर ग्लैंड पर एक्ट करेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड पर, तब जाकर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, तब होगा डाइजेशन। ये ऐसे होता है डाइजेशन, कभी भी नहीं हो जाता। मतलब आप अच्छा फूड को देखे या फिर अच्छा फूड के स्मेल को लिए तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो हार्मोन सिक्रीट हुआ, डाइजेस्टिव हार्मोन, तब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हुआ, तब होता है डाइजेशन। एनसीईआरटी ने इतना बात बोल दिया, लेकिन उस डाइजेस्टिव हार्मोन के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस डाइजेस्टिव हार्मोन के बारे में बताऊंगा, एटलीस्ट 10 डाइजेस्टिव हार्मोन बताऊंगा आपको कि इसका क्या काम है और कहां से आता है। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे डाइजेस्टिव हार्मोन, और फिर हम अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लास्ट में, जो एनसीईआरटी दी हैं वो, और एक दो अलग से। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, कि किस फूड कंपोनेंट से कितना एनर्जी हम लोग को मिल सकता है। तो ये सब पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज के पूरी लेक्चर को आप वीडियो लेक्चर से प्रिपेयर कर चुके हैं, तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहां से बोर्ड वर्क डाउनलोड कीजिए, तैयारी कीजिए, और जो भी डाउट हो आप पूछिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लीवर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।